Now next question, find the equivalent capacitance between the points P and Q as shown in the figure given C equals 18 microfarad and C1 equals 12 microfarad, right? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास होता है लैडर टाइप क्वेश्चन। ना लैडर टाइप क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है आपको समझाता हूँ। देखो सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट होते होते पीछे तक जा रही है, राइट। एक ही कॉम्पोजिशन, एक ही ट्राइंगल आपके पास रिपीट हो रहा है और वो पीछे तक जा रहा है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं पीछे से सॉल्व करते करते आते हैं, हमेशा पीछे वाले पार्ट से सॉल्व करते करते आते हैं, राइट। तो इधर हम लोग नेमिंग दे देते हैं पहले कैपेसिटर्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। तो हाउ टू सॉल्व दिस लैडर टाइप क्वेश्चंस, हम इसको सॉल्व पीछे से करते करते आएंगे, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर नोड्स देख लेते हैं। नोड्स कौन कौन से हैं? नोड्स का मतलब जहाँ पर मोर देन 2 वायर्स निकल रही हों उनको नोड बोलते हैं। जैसे ये नोड डी, नोड क्यू एक नोड है, ई ए बी एफ, बट जी नोड नहीं है। यहाँ से 2 ही वायर, पूरा एकदम एक सिंगल स्ट्रेट वायर ही जा रहा है, राइट, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम पीछे से सॉल्व कैसे करेंगे? नाउ पहले मैं आपको निकालना चाहूँगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन B एंड F, राइट। एक एक करके नोड्स को सॉल्व करते हैं। जो पीछे से स्टार्ट करेंगे, B और F के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जैसे कि आप देख चुके हैं यहाँ पर आपके पास एक कैपेसिटर नंबर 10 है, राइट, कैपेसिटेंस C है, राइट। यहाँ कैपेसिटर नंबर 11 है, इसका कैपेसिटेंस भी C है, एंड यहाँ पर आपके पास एक कैपेसिटर नंबर 12 भी है बीच में, इसका भी कैपेसिटेंस क्या है? C है। दिस इज कैपेसिटर नंबर 12 एंड आपको निकालना है यहाँ B और F के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो B और F के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब आपको बता दिया। आप क्या करेंगे, बाकी पूरा नेटवर्क भूल जाओ, B और F में से एक बैटरी निकाल के लगा दो। इसका मतलब तो वही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन B एंड F। तो आपको दिखाई दे रहा है कैपेसिटर नंबर 12 एंड 11 आर इन सीरीज, और जो रिजल्ट है वो 10 के साथ किस में है? पैरेलल में, राइट। तो अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, सीरीज वाला पहले सॉल्व करेंगे। 1/C 12 11 कितना होगा? 1/C 12 प्लस 1/C 11, राइट। तो 1 आपके पास सीधा सारी वैल्यूज़ हम लोग सब्सटीट्यूट अगर हम लोग करें, वैल्यू आ जाएगी 1/C प्लस 1/C विच इज़ 2/C। तो C 12 11 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? C/2। ये तो हो गया आपके पास जो 12 और 11 आपके पास क्या है, कैपेसिटर 12 एंड 11 जो आपके पास क्या है? सीरीज़ में है, और वो BF के साथ जो 10 के साथ क्या है? पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट बिटवीन BF इक्वल C10 प्लस C12 11, तो हो जाएगा C प्लस C/2, दैट इज़ 3C/2। इसका मतलब आपके पास BF को हटाकर आप 3C/2 रख सकते हैं, और C की वैल्यू 18 माइक्रोफैराड है। तो आप यहाँ पर आराम से बोल सकते हैं 3 × 18/2 दैट इज़ 2 9s 27 माइक्रोफैराड। अब ये जो टर्म का मतलब क्या है, ये जो आपके पास CBF आया, आप उसका करेंगे क्या? रीड्रॉ करेंगे आप सर्किट को, रीड्रॉइंग सर्किट।
नाउ सर्किट को रीड्रॉ करेंगे वापस से। आपके पास यहाँ पर P से स्टार्ट हुआ है, पहला आपके पास C आ रहा है, फिर आपके पास यहाँ पर एक नोड आया जिसका नाम हमने D रख देखा हुआ है, और यहाँ P से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर वापस से एक C आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट नोड आया, उसका नाम क्या है, A। नेक्स्ट C आया, उसके बाद आया F। बस F में आपको कुछ नहीं करना है अभी। अब वापस से नीचे से स्टार्ट करेंगे, आपको समझाता हूँ क्या करने का है। फिर यहाँ नीचे वापस से D और ये ज्वाइन हुआ C से Q, फिर यहाँ पर एक और C एंड D और E के बीच में एक C1 लगा हुआ है। नेक्स्ट A को ज्वाइन करेंगे एंड बीच में C है। ये हो गया आपके पास B, और A और B के बीच में एक C1। अब आप बोलेंगे सर ये B और F के बीच का क्या करना है? B और F के बीच में जो ये कॉम्बो था, क्या वो कॉम्बो डालना है? नहीं, वो कॉम्बो नहीं डालना है। अब क्या डालना है? जो यहाँ पर निकला है 3C/2, या आप बोलेंगे 27 माइक्रोफेराड, ये सब को हटा के B और F के बीच में हम क्या डालेंगे? ये 27 माइक्रोफेराड, या यहाँ पर मैं ऐसा बोल दूँ 3C/2। राइट, सर्किट डायग्राम। अब वापस से आप ये वाला नोड देखो, एक एक नोड सॉल्व करते करते जाएंगे। अब आपके पास F नोड है क्या? पहले F नोड था, अब F नोड है क्या? नो, F इज़ नॉट अ नोड। राइट, आप देख सकते हैं नाउ ये कैपेसिटर नंबर 9, जब हम लोग नंबरिंग किए थे, देखो नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कैपेसिटर नंबर 9 और 3C/2 अब सीरीज़ में आ चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे नोड किसको? ए बी को सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस BF के बीच में लाए थे, उसकी जगह पे 3C/2 लिखे हैं, उसी तरीके से हम क्या करेंगे? ए बी को सॉल्व करेंगे। देखो ए बी को सॉल्व कैसे करेंगे? वैसे ही हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B। राइट, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कैपेसिटर नंबर 9 और 3C/2 आपके पास किस में है? सीरीज़ में है। तो चलो वो देखें, वापस से A और B बनाते हैं। तो ये C, उसके बाद यहाँ पर 3C/2 एंड यहाँ पर C1। ये हो गया आपके पास A एंड B। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नोड है मतलब इधर क्या लगा देंगे? बैटरी लगा देंगे, या आपके पास सर्किट है, इसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है तो इधर बैटरी लगा देंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में C एंड 3C/2, जो कि जो आंसर आया वो उसके साथ किस में? पैरेलल में। तो हम वापस से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दें। देख लो, C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। C डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझना,
बिटवीन ए एंड बी C1 प्लस ये वाला पार्ट देखो जो हम लोगों ने किया है 1/1/C प्लस 2/3C। इसी तरीके से आप करते, ये कहाँ से आया, ये आपको शायद सीरीज़ वाला फंडा देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया। तो ये वैल्यू है C1 प्लस ये कहाँ से आया, बिकॉज C एंड 3C/2 किस में, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में है तो इन दोनों का आपके पास क्या आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/C प्लस 1/2/3C। तो C इक्विवेलेंट इन दोनों का क्या आ जाएगा, 1/1/C प्लस 2/3C, जो कि मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, राइट। अब डायरेक्ट देखो तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आएगी, C ऊपर चला जाएगा 3, C भी ऊपर चला जाएगा 3 + 2 5। देख लो इसी तरीके से आया। तो सारी वैल्यूज़ अब वापस से पुट करेंगे। यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है, C की वैल्यू 18, C1 की वैल्यू 12 प्लस 3 × 18/5 दैट इज़ 60 प्लस 54/5 आंसर विल बी 114/5। ये हो गया आपके पास CAB, राइट। तो ये आपके पास वापस से क्या करोगे, आप सर्किट को रीड्रॉ करोगे, और AB के जगह पर ये वाला पार्ट रहेगा आपके पास 114/5। अब सिमिलरली AB के जगह पे जब आप रीड्रॉ करोगे, देखो जब रीड्रॉइंग करोगे यहाँ पर सेकंड टाइम आप क्या बोलेंगे, रीड्रॉइंग द सर्किट। ये तो पहली बार हो गया। नेक्स्ट टाइम आप क्या बोलेंगे, जब रीड्रॉइंग द सर्किट बोलेंगे, ड्राइंग सर्किट नेक्स्ट टाइम के लिए। अब वापस से आप वही करेंगे, पूरा सर्किट वैसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी पेस्ट होगा ये पूरा सर्किट, एक्सेप्ट कुछ चीज़ें। देखो एक्सेप्ट कुछ चीज़ें बता रहा हूँ क्या, ये वापस से आप यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा ये हो गया A, बस ये सब मिट जाएगा, ये सब हट जाएगा। अब बस AB के अंदर में, AB के जगह में एक कैपेसिटर लगेगा और उस कैपेसिटर की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, AB की जगह में 114/5 बन गया, रीड्राइंग द सर्किट हो गया। अब सिमिलरली अब वापस से आपके पास क्या आ गया है, एक और ट्रायंगल आ गया, AE एक नोड है, B नोड नहीं रहा, इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वापस से इसके बीच में रखेंगे, फिर वापस से इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे करते करते जाएंगे। तो ये थोड़ा लंबा होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं लैडर टाइप क्वेश्चन। इसका कोई शॉर्ट फार्मूला या शॉर्ट तरीका नहीं है, ये इसी तरीके से ही होगा। ये लैडर टाइप क्वेश्चन जो भी है ये इसी तरीके से ही होगा, राइट। ट्राई कीजिएगा, नहीं हुआ मुझे बताइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझना ये हम लोग कैसे इसको रीड्रॉ करेंगे। 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट X एंड Y। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके पास दो तरीका है, एक जो नोड मेथड मैंने आपको बताया उससे करेंगे, या आप क्या कर सकते हैं, कलर मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। नोड मेथड कर सकते हैं, कलर मेथड कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले मेथड 1 जो कि आपके पास कलर मेथड है। कलर मेथड क्या बोलता है, यहाँ पर जिसके बीच में लगा निकालना है उसके बीच में बैटरी फिट करें। पहले बैटरी फिट किया गया, हो गया। अब बैटरी से पहला एक कलर लेकर जाएं और जहाँ हर्डल दिखेगा वहाँ पर ही आपके पास कलर चेंज होगा। जब तक हर्डल नहीं दिखेगा तब तक कलर चेंज नहीं होगा। अच्छा, कैपेसिटर का नेमिंग भी कर देते हैं, ये C1, C2, C3, C4, राइट ना। यहाँ हर्डल, यहाँ कलर चेंज हुआ,
अब वापस से इधर से भी एक ब्लू वाला लेके जाते हैं दूसरे साइड से। ठीक है, अब जहाँ हडल दिखा वहाँ कलर चेंज, जैसे कि ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा, अब आप देख लो ये कितना इजीली हो गया है। ये वाला पार्ट पूरा इजीली हो जाएगा। कैसे, देखो। सबसे पहले कैपेसिटर C1 के अक्रॉस में देखूंगा, C1 के अक्रॉस में कौन कौन सा कलर है, ग्रीन, ऑरेंज, राइट। कैपेसिटर C2 के अक्रॉस में कलर देखूंगा, क्या क्या कलर है, C2 के अक्रॉस में भी आपके पास क्या है, ग्रीन, ऑरेंज। C3 के अक्रॉस में हम लोग देखेंगे, C3 के अक्रॉस में क्या है, ग्रीन, ऑरेंज, सही है। C3 के अक्रॉस में भी आपके पास क्या है, ग्रीन, ऑरेंज है। एंड फाइनली C4 के अक्रॉस में आपके पास कलर क्या है, C4 के अक्रॉस का कलर आपके पास क्या है, ऑरेंज, ब्लू। अब आप यहाँ देख सकते हैं C1, C2, C3 इनके अक्रॉस में कलर सेम ही है। C1, C2 एंड C3 के अक्रॉस में कलर आपके पास सेम है। इसका मतलब ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, राइट। उसके बाद आता है ऑरेंज, ब्लू, इसका मतलब पैरेलल में है। उसके बाद ग्रीन, ऑरेंज, फिर ऑरेंज, ब्लू। देखो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है, मतलब ये इन तीनों पैरेलल है और C4 उसके साथ किस में है, सीरीज़ में है। मतलब ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है। मैं इसको रीड्राइंग बनाता हूँ, रीड्राइंग सर्किट। इसका मतलब तो यही हुआ ना, जैसा आपके पास है ये तो सर्किट डायग्राम ऐसा ही होगा, C1, C2, C3 एंड जो है ये C4। इसका मतलब तो यही हुआ। देख लो, अगर आप इसी सर्किट डायग्राम में भी क्या करोगे, कलर लेकर जाओगे, यहाँ से ग्रीन लेकर गए तो यहाँ पर आपके पास ग्रीन आया। उसके बाद आगे ऑरेंज लेकर गए, यहाँ पर ऑरेंज आया। फिर यहाँ से ब्लू लेकर गए, ब्लू आया। अब आप देख सकते हैं C1, C2, C3 ग्रीन, ऑरेंज, ग्रीन, ऑरेंज, ग्रीन, ऑरेंज एंड C4 ऑरेंज, ब्लू। इस तरीके से आता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे तो सॉल्व आप कर ही लेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा हूँ, मैं आपको सर्किट डायग्राम रीड्रॉ करके सिखा रहा हूँ, रीड्रॉ कैसे करेंगे। ये जो मैंने आपको बताया कलर मेथड से बताया, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस बच्चे लोग नहीं कर पाते हैं। नाउ मेथड 2, आपके पास क्या है, नोड्स। नोड्स मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा वायर्स निकल रही है। चलो वो भी देख लेते हैं। तो वापस से यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं कैपेसिटर्स की, C1, C2, C3 एंड C4। नोड्स मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा पॉइंट है, जैसे कि ये नोड A, फिर वहाँ पर B दे दिया है तो इस पॉइंट का नाम मैं C दे देता हूँ, ये हो गया D एंड दैट्स ओवर, राइट। तो आप यहाँ जैसे कि दे सकते हैं A और D के बीच में कोई हडल नहीं है, तो A जो है D भी क्या है, वही पॉइंट है। एंड B और C के बीच में कोई हडल नहीं है, तो B और C भी क्या है, एक ही पॉइंट है। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं A से कितने ब्रांचेस गए हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिकल resistance or capacitance between A and D and B and C, so they can be treated
एज सिंगल पॉइंट, राइट। तो ए और डी को हम सेम पॉइंट बोल सकते हैं, बी और सी को भी हम क्या बोल सकते हैं, सेम पॉइंट। चलो अब इसको आगे हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सर्किट बना रहे हैं। देखो बैटरी लिया, ये रहा पॉइंट एक्स, एक्स से आगे आया नोड ए मिला। अच्छा, अब ए से आपके पास कितने वायर गए हैं, 2, और डी से आपके पास कितने वायर गए हैं, 2। तो ए से 2, डी से 2। आप थोड़ा ध्यान से देखें, ए से जो एक वायर गया है वो C1 की तरफ गया और दूसरा वायर डी की तरफ गया। तो ये जो सेकंड वायर को तो हम काउंट नहीं करेंगे, पहला वायर को काउंट करेंगे। तो ए से एक वायर गया पहले, जो कहाँ पर आके मिला है, C1 में। उसके बाद जो दूसरा वायर डी के पास गया है, डी के से कितने वायर गए हैं, 2 वायर गए। तो ए की बात है, ए सिंस ए एंड डी आर द सेम पॉइंट्स, तो डी से जो 2 वायर गए हैं उसको भी निकालो इधर से ही। डी से एक वायर गया है जो C3 से मिला है, एंड जो दूसरा वायर गया है वो किससे मिला है, C2 से मिला है। चलो फिर C1 से एक वायर गया है जो C से मिला है, मतलब C से मिला है मतलब B से मिला है। C2 से एक वायर गया है वो भी C से मिला है, और C3 से एक वायर गया है जो B से मिला है। देखो C3 का वायर B, C1 का वायर C, C2 का वायर C, बट B और C भी आपके पास क्या है, सेम पॉइंट है। तो तीनों को मिला दो, बन गया आपके पास ये B पॉइंट। अब आपके पास B से आगे जाता है एक C4 मिलेगा, मिल गया C4। देखो सर्किट डायग्राम नोडल वे से भी वही बना जो हम कलर वे से बनाए। अब इसको फिर आगे सॉल्व हो ही जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करने में कोई टेंशन नहीं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कलर मेथड से सॉल्व करें या नोडल मेथड से सॉल्व करें, आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो बेसिकली मैं इसको नोडल मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, आपको मेथड 2 से जल्दी हो जाता है। तो नोडल मेथड से, मेथड 2 से हम लोग देखते हैं। ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, नेमिंग कर देते हैं। ए बी हो गया, सी हो गया, इसका डी भी हो गया, राइट। इसका नाम हम लोग ई दे देते हैं, और तो अपने पास और कोई नोड ई एफ, और तो आपके पास कोई नोड है नहीं, राइट। तो मेथड 2 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे कौन से पॉइंट के पास पहुँचे, ए के पास। ए से आपके पास वायर गया आगे, पहला नोड आया ई। अब ई से देखो यहाँ पर ई और डी के बीच में एक कंपोनेंट है, तो आप सेम नहीं बोल सकते। बी और एफ के बीच में भी एक कंपोनेंट है, तो आप सेम नहीं बोल सकते। अच्छा, अब आपके पास ई से कितने वायर निकले, 2 वायर निकले, निकालो। ई से 2 वायर निकालो, पहला वायर निकाला ई से, एंड दूसरा वायर निकाला, और तो कुछ नहीं। पहला वायर निकाला C1, दूसरा वाला वायर निकाला C4, ख़त्म। नाउ C1 से आगे आपके पास आता है B, एंड C4 के आगे आपके पास आता है D। देखो ये हो गया B, ये हो गया D, मिल गया। अब B और D के बीच में भी एक कैपेसिटर है। D से आपके पास 2 वायर गई है, और B से भी आपके पास 2 वायर गई हैं, और B और D के बीच में एक कॉमन वायर है C3, है कि नहीं। और D से एक और वायर भी आगे गई है, देखो
जिसमें एक कैपेसिटर लगा है जिसका नाम है C5, एंड B से भी एक वायर आगे गई है जिसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है C2, और ये C5 भी ख़त्म होता है F पे, C2 भी ख़त्म होता है F पे। ये रहा F नोड। तो ये आपके पास आ गया है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, राइट। अब यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि 5 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड ईच। आपके पास यहाँ पर सबका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड है, राइट। तो ये आपको मैं आगे समझाऊंगा। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, राइट। इट इज़ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कैसे है ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। सो इसका फ़ायदा क्या है? C3 कैन बी इग्नोर्ड, मतलब C3 को आप सर्किट से हटा सकते हैं। क्यों, आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। मतलब C3 जैसे सर्किट में है ही नहीं। तो वापस से अगर आप रीड्रॉ करेंगे तो सर्किट कैसा बन जाएगा? C4, C5, C1, C2 ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर एक बैटरी, मतलब C4 C5 सीरीज़ में, C1 C2 सीरीज़ में, जो भी है दोनों पैरेलल में। मेरे ख्याल से ये वाला आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हम कैसे देखते हैं। जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है? C1/C4 इक्वल C2/C5। अगर ऐसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको तो व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, बीच में एक जो ब्रिज आ जाता है। अगर C1/C4 इक्वल C2/C5 होता है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब ऐसा सिचुएशन होता है तो C3 को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question, there are infinite number of capacitors, each of capacitance 1 microfarad. They are connected in rows such that the number of capacitor in the first row, second row, third row, fourth row are respectively 1, 2, 4, 8. The rows of this capacitor are then connected between the points A and B as shown in the figure. Determine the equivalent capacitance of the network between A and B. अच्छा, ये जो इन्फिनाइट कैपेसिटेंस होते हैं ये वाला, इसमें कोई ना कोई एक सीक्वेंस बन जाता है। ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन में एक सीक्वेंस बन रहा है। कैसे सीक्वेंस बन रहा है? देखो, सब सीरीज़ में है, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पर A और B दे दिया, ठीक है। ये दो पॉइंट देखो, C और D के बीच का कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैराड है, राइट। तो मैं C इक्विवेलेंट बिटवीन CD क्या होगा? 1 माइक्रोफैराड। उसके बाद CDEF के बीच का देखो, सीरीज़ में है, आई होप आप निकाल सकते हैं। 1/CEF इक्वल्स 1/1 प्लस 1/1, दैट इज CEF इक्वल्स 1/2। सिमिलरली उसके बाद GH आपके पास क्या होगा? सेम 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो आपके पास CGH आपके पास बन रहा है 1/4, और थर्ड रो में आपके पास कितना है? 8 है। तो सब उसके बाद क्या है? सीरीज़ में है, सॉरी पैरेलल में है। तो CAB इक्वल्स CCD प्लस CEF प्लस CGH एंड सो ऑन, दैट इज़ 1 प्लस 1/4, सॉरी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ऐसे चलता रहेगा। 2, 4, 8, 16, 32 and so on. Now you can see that
दिस इज CAB इज द सम ऑफ इन्फानाइट GP। एक इन्फानाइट GP है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो जब ये इन्फानाइट GP है तो इसमें हम आगे क्या करेंगे? इन्फानाइट GP में सॉल्व करना तो आता है आपको। सम ऑफ इन्फानाइट GP का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? सम इक्वल्स A डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। A इज़ द फर्स्ट टर्म, R इज़ कॉमन मल्टीप्लायर। यहाँ पर कॉमन मल्टीप्लाई क्या है? 1/2। तो CAB की वैल्यू क्या हो जाती है? A की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1/2, तो आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड इसका। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्टी क्वेश्चन में नहीं है। आप देखिएगा जब भी इन्फानाइट वाला पार्ट आता है तो आपके पास क्या बन जाता है? एक कोई ना कोई एक सीक्वेंस बन जाता है, राइट? एकदम सिंपल सवाल था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है इन्फानाइट लैडर जहाँ पर एक ही फॉर्मेट रिपीट होते होते जाता है। इन्फानाइट लैडर, ये इन्फानाइट लैडर के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? इन्फानाइट लैडर में देखो, आप बस आपको क्या करना है? ए बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है? ऑलराइट, तो मैं बोल देता हूँ लेट, इसको सॉल्व करने का यही एकमात्र तरीका है। लेट C इक्विवेलेंट बिटवीन AB इज C। लेट इसकी वैल्यू क्या है? AB के बीच में C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है? C है, ठीक है? अब ये तो इन्फानाइट लैडर है। अब इन्फानाइट लैडर में आपके पास यहाँ पर अभी मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, AB CD EF GH IJ, ये सब नोट्स है एंड सो ऑन, आगे आगे ऐसे चलता जाता है, आगे चलता जा रहा है। अच्छा, अब मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इसमें से मैं क्या करता हूँ कि पहला वाला पार्ट हटा देता हूँ। मतलब ये जो CD के साथ जो लगकर वो वाला पार्ट है वहाँ से हटा देता हूँ, EF से लेता हूँ। देखो मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, एक बार समझना। यहाँ EF से रीड्रॉ किया, देखो पॉइंट्स देखो, यहाँ पर हो गया EF GH एंड IJ। अगर मैं आपको ऐसा पूछूं व्हाट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस बिटवीन C एंड D, आप बोलेंगे सर ये तो इन्फानाइट लैडर है। आप एक इन्फानाइट लैडर में से बस खाली एक ही स्टेप गायब किए हैं। कौन सा स्टेप गायब किए हैं? C और D के बीच का एक कैपेसिटेंस और E और F के बीच का, मतलब ये एक ही यूनिट गायब किए हैं, बाकी तो है यहाँ पर। मतलब आपके पास ये भी तो हो गया है कि अगर मैं आपसे पूछूं ये C और D वाला आपने जो गायब कर दिया है, तो मैं यहाँ पर ये वाला टर्म भी तो बोल सकता हूँ कि C इक्विवेलेंट बिटवीन E एंड F इज ऑल्सो C, बिकॉज इन्फानाइट है। इन्फिनिटी में से एक गायब कर देने से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या कैपेसिटेंस में? इन्फानाइट मतलब बहुत सारा है, एक गायब कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका भी कैपेसिटेंस क्या होगा? C होगा। मतलब C इक्विवेलेंट बिटवीन E एंड F इज C। इसका मतलब है मैं रीड्राइंग सर्किट डायग्राम कर रहा हूँ यहाँ पर, समझना। मेरे पास यहाँ पर क्या था, मैंने ये पूरा का पूरा ये वाला गायब कर दिया था, ये वाला पार्ट हटा दिया था और बोला कि जो E और F है उसके बीच का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C होगा, बिकॉज एक हटा देने से इन्फिनिटी में से कुछ कम नहीं होता। इन्फानाइट है, इन्फिनिटी में से एक हटा रहे हैं तो फ़र्क
नहीं पड़ेगा। तो रीड्राइंग सर्किट डायग्राम, रीड्राइंग सर्किट डायग्राम, देखो वापस से मैं ये सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ जो ऊपर है। वहाँ पर ए बी से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि निकालना तो ए और बी के बीच में ही है। वहाँ पर सी डी भी आएगा, ये रहा सी, ये रहा डी। उसके बाद यहाँ पर एक 2 माइक्रोफैराड आके इस पॉइंट पे ई और एफ आएगा। इंटरेस्टिंग बात सुनो, अब आप बोलेंगे सर ई और एफ के बीच में क्या लगाएंगे, ई और वापस से लैडर कंटिन्यू होगा? नहीं, बिकॉज आप ऑलरेडी लिख चुके हैं ई और एफ के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, सी है। ऑलरेडी ये लिख चुके हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इसका 1 माइक्रोफैराड है, इसका क्या है 2 माइक्रोफैराड है, इसका सी है। और ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी क्या है, सी है। ऐसा है। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इन्फिनाइट लैडर से हम लोग क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में ले आए हैं। सी माइक्रोफैराड है, इन्फिनाइट क्वेश्चन था, इन्फिनाइट सीक्वेंस का क्वेश्चन था। इसको अपन किस में ले आए हैं, एक छोटे से क्वेश्चन में ले आए हैं। कैसे? इन्फिनिटी को गायब कर बोला मैंने कि सबसे पहले आपके पास ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, सी है। फिर हम लोगों ने ये पहला वाला लैडर क्या किया, गायब कर दिया, बचा ई एफ। अब आप इन्फिनिटी में से थोड़ा सा गायब करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? आई डोंट थिंक। इन्फिनिटी से एक वाला पार्ट गायब कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ई और एफ भी सेम ही रहेगा जितना ए और बी के बीच में रहेगा। इसका मतलब ई और एफ के बीच का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब ई और एफ के बीच में भी मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? सी। राइट। अब आगे का क्वेश्चन सिंपल है। आगे का क्वेश्चन, सी बिटवीन ए एंड बी, आप देख सकते हैं ये जो 2 माइक्रोफैराड और सी सीरीज़ में है, जो आंसर आया 1 के साथ पैरेलल में है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 + 1/1/2 + 1/c। और आपको ऑलरेडी मैंने बोला है सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज़ ऑल्सो सी। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। c = 1 + ऊपर जाएगा 2c, तो 2 + c। देख लो, c - 1 = 2c/2 + c। क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ ले जाओ तो यहाँ पर बनेगा 2c + c² - 2 - c = 2c। कैंसल आउट, तो c² - c - 2 = 0। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बन गया है। क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन आपको आता है c = 1 ± अंडर रूट b² - 4ac + 8 by 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन है। या आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लो। क्वाड्रेटिक अगर नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, c² - 2c + c - 2 = 0। दैट इज c - 2 + 1 c - 2 = 0। So c + 1 c - 2 = 0. So you have c equals -1 or 2. -1 rejected, capacitance cannot be negative, तो आंसर इज 2। तो आपके पास इन्फिनाइट लैडर का इसका आंसर भी क्या आ गया, आपके पास 2 आ गया। राइट।